हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों, अगर आप बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप जामिया मिलिया इस्लामिया या एसओएल यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर और आपके पास पॉलिटिकल थ्योरी या फिर पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक सिद्धांत या फिर राजनीतिक विज्ञान है, तो ये क्वेश्चन होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आज की इस वीडियो में, वैसे वैसे ही आप इस आंसर को अपनी नोटबुक में लिख लें और अगर आपके एग्जाम में यह आंसर आए तो आपको ऐसे ही इसमें नोट डाउन कर देना है। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि राज्य क्या है और उसके प्रभु तत्व कौन कौन से हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आज की इस वीडियो को समझने के लिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर इस क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा कि राज्य के उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करना है, या फिर इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसी का वो बनेगा कि राज्य के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में एक बात बताई थी, जब मैंने परिचय में आपको बताया था कि राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का अंत राज्य से होता है और राज्य के संबंध में मुख्य प्रश्न यह है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संबंध में दो सिद्धांत प्रचलित है कि एक तो पहला सामाजिक समझौते का सिद्धांत और दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो जो सामाजिक समझौता है उसके संबंध से ही ये दूसरा क्वेश्चन बना है और वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ये दो क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ सकते हैं। अगर ये दो क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आंसर एक ही लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं परिचय, इसकी हेडिंग बना लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं कि उदारवाद एक आधुनिक विचारधारा है जो स्वतंत्रता पर आधारित है। अर्थशास्त्र में जिसे पूंजीवाद कहते हैं, राजनीति में उसे ही उदारवाद कहते हैं। तो ध्यान रखना कि अर्थशास्त्र में अलग है और राजनीति में अलग है, लेकिन चीज वो एक ही है। उदारवाद इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति एक बुद्धिमान और स्वार्थी प्राणी है, इसलिए व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए और राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है इसका परिचय। अब हम इसकी अगली मेन हेडिंग बनाते हैं कि राज्य का उदय, यानी राज्य का उदय कैसे हुआ। इसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी विचारधारा के अनुसार राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते से हुआ है। इनके अनुसार राज्य का निर्माण निम्न प्रकार से हुआ है, जिसे हम पहला पॉइंट बना लेते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून थे, लेकिन इन कानून को लागू करने और दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर कोई न्याय नहीं था। दूसरा है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सभी कार्य नहीं कर सकता, इसलिए लोगों ने अपने हित के लिए समाज का निर्माण किया। इसी में तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं हम कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति स्वार्थी थे जो अपना हित और अहित चाहते थे, इसलिए हितों में टकराव उत्पन्न हुआ, जिसे रोकने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। क्योंकि राज्य जो है वो समझौते का सिद्धांत है, क्योंकि समझौते के कारण ही राज्य का निर्माण हुआ है और राज्य का उदय हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामाजिक समझौते के अध्ययन से राज्य का निर्माण हुआ। होब्स, टॉम लॉक, रूसो, जॉन रोल ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया है कि जो राज्य का उदय है वो इन्हीं तरीके से हुआ है। ये थी हेडिंग की राज्य के उदय की। अब बात करते हैं इसकी अगली हेडिंग की, उदारवादी विचारों की विशेषताएं क्या क्या हैं, जिसकी में 7 विशेषता हैं। पहली विशेषता, राज्य का आधार व्यक्ति है। दूसरी विशेषता, राज्य एक मशीन है। तीसरी विशेषता, व्यक्ति की इच्छा का परिणाम है। चौथी विशेषता है हितों में सामंजस्य। और पांचवी विशेषता है राज्य का आधार सहमति है। और इसी तरीके से इसका छठा विशेषता है कि राज्य की सीमित भूमिका। और आखिरी और विशेषता है इसकी 7वीं की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, ये है इसकी 7 विशेषताएं। हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आप उसी तरीके से अपने आंसर में इसको लिखेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी पहली विशेषता के बारे में, राज्य का आधार व्यक्ति है। यह हेडिंग बन गई है और इसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी विचारधारा के अनुसार राज्य व्यक्ति से ऊपर माना जा सकेगा।
व्यक्ति के हित में ही समाज का हित है, अतः राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को अलग रखना चाहिए और व्यक्ति के जो आज़ाद छोड़ देना चाहिए। इसकी दूसरी विशेषता की हेडिंग है राज्य एक मशीन है, जिसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया और इसी तरीके से व्यक्ति ने राज्य का भी निर्माण कर लिया, अतः राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। अब बात करते हैं हम इसकी तीसरी विशेषता की कि व्यक्ति की इच्छा का परिणाम, जिसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी विचारधारा के अनुसार राज्य व्यक्ति की इच्छा का परिणाम है, अतः राज्य को समझने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति ने कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए राज्य का निर्माण किया, अतः राज्यों को केवल बाहरी आक्रमण से रक्षा और शांति स्थापना का कार्य करना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए मानव जीवन में। इसकी चौथी विशेषता है हितों में सामंजस्य, जिसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति ने राज्य का निर्माण हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया है, अतः राज्य के हितों में टकराव को रोकना चाहिए और हितों में सामंजस्य लाना चाहिए। तो ये था हितों में सामंजस्य, इसकी चौथी विशेषता। अब बात करते हैं हम इसकी पांचवी विशेषता के बारे में। राज्य का आधार सहमति है, जिसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी विचारधारा के अनुसार राज्य लोगों की आपसी सहमति से बना है। ये राज्य से इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि हमने समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार हम राज्य की आज्ञा का पालन करते हैं और इसके बदले में राज्य हमारे जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है। तो यहाँ पर यह था कि राज्य का आधार सहमति है। ये इसकी पांचवी विशेषता थी। अब बात करते हैं हम इसकी छठी विशेषता की कि राज्य की सीमित भूमिका, जिसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है, लेकिन राज्य को इसके अतिरिक्त कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यदि राज्य की भूमिका में वृद्धि हो जाएगी तो लोगों की स्वतंत्रता कम हो जाएगी, अतः उदारवादी राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करते हैं। इसकी सातवीं विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लिखेंगे कि उदारवादी अर्थव्यवस्था राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों से सभी समस्याओं की समाधान स्वयं हो जाता है, इसलिए राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इसकी 7 विशेषता। हमने इस वीडियो में ये जाना कि राज्य का उदय कैसे हुआ और उदारवादी जो विचारधारक थे उनकी विशेषताएं क्या क्या दी राज्य से रिलेटेड ही, क्योंकि समझौतावादी सिद्धांत था राज्य, तो इसलिए ये समझौता करके बनाया गया और राज्य का उदय हुआ। तो दोस्तों अब हम इसमें लिखें निष्कर्ष। निष्कर्ष जो लिखा जाता है वो आंसर के बेस पर ही लिखा जाता है कि आपने आंसर क्या लिखा है उसी के रिगार्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि इस प्रकार उदारवादी राज्य के संबंध में सामाजिक समझौते का समर्थन कहते हैं और राज्य की सीमित भूमिका को स्वीकार करते हैं। यह विचार था कि एक व्यक्ति ने राज्य का निर्माण जीवन, स्वतंत्रता और अपनी रक्षा के लिए किया है, अतः राज्य को इन तीनों प्राकृतिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए। राज्य को केवल अपने से संबंधित बाहरी कार्य करना चाहिए, जैसे रक्षा और शांति की स्थापना करना चाहिए, मतलब कि उनके अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनके मौलिक अधिकार हैं। तो दोस्तों ये था हमारा राज्य से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन की राज्य समझौतावादी सिद्धांत है।